एक हिंदुस्तानी लड़का दुबई जाता है नौकरी करने के लिए। जिस शेख के यहाँ गया था, उस शेख की खूबसूरत बेटी थी। उसी लड़की की तस्वीर यह लड़का अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। एक दिन की बात है, वह लड़का अपने मोबाइल में उस लड़की की तस्वीर को देख रहा था। तभी अचानक शेख की बेटी उस लड़के के पास पहुंच जाती है, देख लेती है कि यह हिंदुस्तानी लड़का हमारी तस्वीर देख रहा है। वह समझ जाती है कि यह लड़का हमसे मोहब्बत कर रहा है मन ही मन। वह लड़की भी अब उस लड़के से मोहब्बत करने लगती है। एक दिन की बात है, वह लड़की उस लड़के के कमरे में चली जाती है। जब रात होती है तब उसके कमरे में चली जाती है। लड़का चौंक पड़ता है। अब वह लड़की उस लड़के के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। फिर इसके बाद जो होता है कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है असम प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामपाल होता है। रामपाल की पत्नी का नाम नंदिनी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से साहिल रखते हैं। साहिल बहुत ही खूबसूरत लड़का था, बड़ा होनहार था, पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। जो रामपाल जी थे अपनी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। खेती बाड़ी करके जो अन्न उपजाते थे उसी को बेच करके घर का खर्च चलाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ये जो साहिल था इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करता है। इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आर्मी की तैयारी करने लगा। आर्मी की भर्ती देखने के लिए दौड़ धूप करने लगा, रियाज करने लगा और भर्ती देखने लगता है। कई जगह भर्ती देखता है लेकिन कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसके पिताजी समझाते हैं कि बेटा अब तैयारी छोड़ दो, कोई नौकरी ढूंढ लो और नौकरी करो, 2 पैसा कमाओ। इसमें समय वेस्ट कर रहे हो, कुछ हाथ लग नहीं रहा है, बस केवल समय नष्ट हो रहा है। फिर भी वह लड़का साहिल हिम्मत नहीं हारता है, अपने पिता को समझाता है। कहता है पिताजी हो न हो नौकरी लग ही जाए तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। सरकारी नौकरी तो सरकारी होती है, पैसा आने लगेगा, हम लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे। पिताजी कहते हैं बेटा ठीक है, देख लो अपने हिसाब से। अब साहिल कुछ दिन तक और भर्ती देखता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वह लड़का अब काफी हतप्रभ हो जाता है, हताश हो जाता है। एक दिन की बात है, रामपाल जी के एक दोस्त थे जिनका नाम था बलराज। बलराज दुबई में नौकरी करते थे। एक दिन अपने घर आए हुए थे। जब घर आए थे तभी अचानक रामपाल जी बलराज के घर पहुंच जाते हैं। बलराज के घर जब जाते हैं, बलराज बहुत सेवा सत्कार करते हैं अपने दोस्त रामपाल का। रामपाल बहुत खुश होते हैं और तभी बलराज से पूछते हैं कि बलराज इस वक्त हो कहाँ। तब बलराज कहते हैं कि मैं दुबई में नौकरी करता हूँ, एक शेख है उसी के यहाँ गाड़ी चलाने का काम करता हूँ और पैसा अच्छा खासा कमाता हूँ। इतनी बात जब रामपाल जी सुनते हैं, कहते हैं कि बलराज हमारा बेटा है साहिल, सयाना हो गया है, इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करके आर्मी की तैयारी कर रहा था, भर्ती देख रहा था लेकिन कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारी इच्छा है कि हमारे बेटे को अपने साथ दुबई लेकर के जाओ, वह भी वहीं कमाएगा तो घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। हमें पता चला है कि दुबई में काफी अच्छी आमदनी मिलती है। बलराज जी कहते कि हाँ, आमदनी तो ठीक ठाक मिलती है, जो दुबई कमाता है अक्सर उसके घर के हालात सुधर ही जाते हैं। इतनी बात जब रामपाल जी सुनते, कहते कि मित्र हमारे बेटे का भाग्य विधाता बन जाओ, हमारे बेटे को अपने साथ लेकर के जाओ। बलराज जी कहते कि ठीक है, मैं जरूर लेकर के जाऊंगा। साहिल को कह दो कि वो अपना पासपोर्ट तैयार करा ले, मैं अपने शेख से बात करता हूँ, शेख से बात करके वीजा मंगवा लेता हूँ, फिर इसके बाद उस शेख के यहाँ साहिल को भेज दूंगा। रामपाल जी कहते हैं ठीक है। फिर रामपाल जी अपने घर चले जाते हैं और अपने बेटे से सारी बात बताते हैं। बेटे को पैसा देते हैं साहिल को। साहिल जाता है, अपना पासपोर्ट तैयार करा लेता है। पासपोर्ट तैयार कराने के बाद रामपाल जी जाते हैं अपने दोस्त बलराज से, कहते हैं कि साहिल पासपोर्ट बनवा लिया है,
अब बलराज जी दुबई के शेख को फोन लगा देते हैं, जिस शेख के यहाँ रहते थे। उस शेख से कहते हैं कि शेख, हमारा एक रिलेटिव है, आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है, क्या मैं उसको आपके यहाँ भेज सकता हूँ? वह शेख कहता है कि जरूर, मैं वीजा बनवा करके भेज रहा हूँ और उस लड़के को हमारे पास भेज दो, लेकिन ये बताओ कि उसके पास हुनर क्या है, कोई काम सीखा है? तब बलराज जी अपने दोस्त रामपाल से पूछते हैं कि साहिल कुछ सीखा है? रामपाल जी कहते हैं नहीं, उसके पास ऐसा कोई हुनर तो नहीं है। सारी बात अब बलराज जी उस शेख से कहते हैं। तब वो शेख कहता है ठीक है, उसको भेज दो, हमारे कंपनी में आकर के लिखा पढ़ी का काम करेगा, हिसाब बारी का काम तो कर सकता है ना? बलराज जी पूछते हैं रामपाल से। रामपाल कहते हैं हाँ, पढ़ा लिखा है, वो ये काम तो कर ही सकता है। अब बलराज जी सारी बात शेख से बताते हैं। शेख कहता है ठीक है, मैं उसको वीजा भेज देता हूँ और उस लड़के को हमारे पास भेज देना। कुछ ही दिन में वह शेख वीजा तैयार करा करके बलराज के पास भेज देता है। अब बलराज उस वीजा को साहिल को सौंप देते हैं। फिर इसके बाद जिस दिन साहिल को जाना था, बलराज अपने साथ लेकर के एयरपोर्ट पर जाते हैं। एयरपोर्ट पर जाने के बाद उसको फ्लाइट के जरिए दुबई रवाना करा देते हैं। फ्लाइट में बैठता है, फ्लाइट के जरिए वह दुबई चला जाता है। फिर उस शेख से बलराज बात कर लिए थे, वह शेख दुबई के एयरपोर्ट पर आता है और साहिल को रिसीव करके अपने घर लेकर के जाता है। साहिल हंसी खुशी से उस शेख के घर जाता है और उस शेख के यहाँ रह करके उसके कंपनी में हिसाब बारी का काम किया करता था। अक्सर साहिल का उस शेख के घर आना जाना होता था काम के सिलसिले में। उसी कंपनी में साहिल को वह शेख एक कमरा दे दिया था, खाने पीने की व्यवस्था कर दिया था। साहिल उसी कमरे में रहता था और खाता पीता था, हिसाब बारी का काम किया करता था कंपनी में। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। जो शेख था, उस शेख की एक खूबसूरत बेटी थी। बेटियां तो उसके पास दो थी, एक का नाम था सोफिया, दूसरी का नाम था रूबिया। दोनों बेटियां बड़ी ही खूबसूरत थी, लेकिन जो बड़ी वाली सोफिया थी वह निहायत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि वह जो साहिल था, उस लड़की को देख करके मन ही मन उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है। एक दिन की बात है, साहिल सोफिया की तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। जब मोबाइल में कैद कर लिया, एक दिन अपने कमरे में लेट करके उस लड़की सोफिया की तस्वीर को देख रहा था। तभी अचानक सोफिया इस लड़के के पास, साहिल के पास पहुंच जाती है, उसके कमरे में जाती है और देखती है साहिल सोफिया की तस्वीर देख रहा है। वो लड़की समझ जाती है कि लग रहा है कि साहिल मुझसे मोहब्बत करता है। अब वो लड़की अपने घर आती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, सोफिया काफी कामुक्त हो जाती है। हमेशा साहिल के बारे में सोचती थी। जब वह सोचते सोचते कामुक्त हो गई, तब आधी रात को उठती है और साहिल के पास चली जाती है, साहिल के कमरे में जाती है। जब साहिल के कमरे में जाती है, साहिल अचानक सोफिया को अपने पास देखता है, चौंक पड़ता है। अब सोफिया साहिल के बिस्तर पर बैठ जाती है। बैठने के बाद साहिल से अपने प्यार का इजहार कर देती है। साहिल कहता है कि मैडम, आप हमारे शेख की बेटी हैं, एक तरह से आप हमारी मालकिन लगेंगी, आप यहाँ से चली जाइए। अगर शेख जान जाएंगे तो मेरे साथ कुछ अनर्थ कर सकते हैं। सोफिया कहती है कि साहिल, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। जब तुम अपने मोबाइल में मेरी तस्वीर देख रहे थे, तब मैंने तुझको देख लिया था। अब मैं तुम्हारे पास से दूर नहीं जाने वाली हूँ। साहिल कहता है मैडम, हमारे जान के लाले पड़ जाएंगे, जान पर सामत आ जाएगी, आप चले जाइए यहाँ से। वह सोफिया नहीं मानती है। साहिल से कहती है कि साहिल, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुमसे शादी करूंगी। साहिल कहता है मैडम, कैसे आप शादी करेंगी? वो सोफिया कहती है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, शादी की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी, और शादी कैसे करूंगी ये मुझ पर छोड़ दो। काफी मनाती है साहिल को वह सोफिया। मनाने के बाद साहिल के साथ संबंध बनाने लगती है। ऐसे ही कई बार साहिल के साथ संबंध बनाती है। एक दिन की बात है, वह सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है। जब सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है, तब कुछ ही दिन में इस सारी सच्चाई शेख के सामने आ जाती है।
जब शेख जान जाता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, साहिल से संबंध बना करके उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, तब वह शेख अपनी बेटी को बड़ी गालियां देता है, मारने की धमकी देता है और कहता है कि मैं साहिल को अब जान से मरवा दूंगा, या तो इसको फांसी की सजा दिलवा दूंगा या तो इसे आजीवन कारावास दिलवा दूंगा। इतनी बात जब सोफिया सुनती है, तमतमा जाती है, अपने पिता से कहती है, पिताजी अगर आप साहिल को उम्र कैद या फांसी की सजा दिलाएंगे तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, मैं भी अपने प्राण को त्याग दूंगी और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी भी मौत हो जाएगी। जब इतनी बात हुआ, शेख सुनता है, बेटी की बात सुनता है, डर जाता है, कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन हमारे घर से चली जाओ। जब इतनी बात से सोफिया सुनती, कहती है ठीक है पिताजी, मैं जरूर चली जाऊंगी, पर मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दो। अब वह से कहता है ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाना, 1 महीने के अंदर चले जाना यहाँ से। सोफिया कहती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अब सोफिया साहिल को अपने साथ लेती है, फिर वहीं की कोर्ट में जाती है, कोर्ट से शादी करती है। शादी करने के बाद घर पर जाती है। अब 1 महीना बीत जाता है। शेख कहता है सोफिया तूने तो 1 महीने का वादा किया था, तू गई क्यों नहीं? तब सोफिया कहती है पिताजी मैं जरूर चली जाऊंगी, लेकिन जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति में मैं आधे का हकदार हूं, मुझे उस संपत्ति में आधा चाहिए, हिस्सा चाहिए। जो रूबिया है उसको आधा दे दीजिए और आधा तो मुझे चाहिए, तभी मैं जाऊंगी। अब शेख अवाक रह जाता है, वह हिस्सा देने से इनकार करने लगता है। अब सोफिया वहीं के कोर्ट में जाती है और कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए अपना आधा हिस्सा लेने के लिए FIR कंप्लेन दायर कर देती है। कंप्लेन दायर करने के बाद कुछ ही दिन में उसके पैतृक संपत्ति में आधी संपत्ति उसको मिल जाती है। कोर्ट उसको आदेश कर देता है कि जितनी भी इस शेख की संपत्ति है उसमें आधे का हिस्सेदार सोफिया है। सोफिया को आधी संपत्ति मिल जाती है। शेख लाचार होकर के आधी संपत्ति दे देता है। वह संपत्ति लेने के बाद सोफिया साहिल के साथ अलग रहने लगती है, अपना अलग आशियाना बना करके साहिल के साथ रहने लगती है। कुछ ही दिन में एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बेहद खूबसूरत था। अब ये जो साहिल था वहीं की नागरिकता ले लेता है। नागरिकता लेने के बाद वहां का धर्म स्वीकार कर लेता है, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है और वहीं उस सोफिया के साथ रहने लगता है। जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम कलीम शेख रखता है। कलीम बेहद खूबसूरत होता है और तीनों एक ही साथ रहने लगते हैं, हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। जो कंपनी सोफिया को विरासत में मिली थी उस कंपनी की देखरेख साहिल करने लगता है, वहां का मालिक बन जाता है, सोफिया का पति बन जाता है और तीनों एक साथ रहने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है चेतन त्यागी जी, ये हमारे हर वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। श्रवण कुमार मौर्य जी एक अच्छे गुजरात के रहने वाले हैं, हमारे हर वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। ब्रोजेंद्रो सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं, ये भी हमारे हर वीडियो को देखते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासिन ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।